प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे 3 लर्ज़ाखेज़ वाक़यात की तफसीलात। लाहौर में गिलगित बल्तिस्तान से आए जोड़े का अंदोनाक कत्ल, पेशावर में 70 साला दुश्मनी का खूनी अंजाम और सखर में मियाँ बीवी के दरमियान सरेआम होने वाले तशद्दुद की कहानी। कई वाक़यात हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी करते हैं। क्या इन मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिलेगी? आइए शुरू करते हैं लाहौर से, जहां मोहब्बत की कीमत जान देकर चुकाई गई। गिलगित बल्तिस्तान से आए एक जोड़े को लाहौर में उनके फ्लैट में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि लड़की के रिश्तेदार ही थे। बज़ाहिर मामला गैरत के नाम पर कत्ल यानी ऑनर किलिंग का दिखाई देता है। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन एक मुल्जिम पकड़ा गया जो सारे वाक़े का मास्टरमाइंड था। अहमद फराज इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं और तफ्तीशी अफसर के साथ बातचीत में भी बताएंगे कि लड़का और लड़की को कैसे मारा गया। जी अहमद फराज। हम इस वक्त कोटला चंद्राय रोड पर मौजूद हैं और जहां पर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जोड़े को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये नौजवान जोड़ा 1-1.5 माह से यहाँ पर रह रहा था, जिन्हें उनके लड़की के रिश्तेदारों ने यहाँ पर पहुंचकर ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। उसमें सिर्फ एक मुल्जिम तनवीर था जिसको गिरफ़्तार किया जा सका, जिसने इस पूरे मर्डर को इसने प्लान किया था और इसने मनसूबाबंदी की थी। इसने दोनों की मुखबरी की थी कि ये दोनों जो है 1-1.5 माह से इस फ्लैट में रह रहे हैं। ये वो गली है जहाँ पर ये फ्लैट और फैक्ट्री दोनों ही साथ साथ थे और फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर उस फ्लैट में रहते थे, जहाँ पर फ्लैट से मज़दूर तो चले गए लेकिन वो नौजवान जोड़ा जो था वो वहाँ पर रह रहा था और वहीं पर उन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये लोग तकरीबन 8 माह पहले गिलगित बल्तिस्तान से भागकर ये लोग पेशावर चले गए थे। पेशावर से लोग ये पिंडी में रहे, पिंडी के बाद ये लोग लाहौर में आ गए और लाहौर में तकरीबन 5 माह ये लोग लियाकताबाद में रहे। लेकिन लियाकताबाद में वहाँ पर मोहल्लेदारों को जब शक हुआ कि ये नौजवान जोड़ा जो है ये अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया और ये फिर अपने रिश्तेदार के ज़रिए ये यहाँ पर कोट लखपत में यहाँ पर आ गए और कोट लखपत में एक फ्लैट में तकरीबन 1.5 माह से रह रहे थे, जहाँ पर उनके ही एक अजीज़ तनवीर ने उनकी मुखबरी की और मुखबरी के दौरान उसने लड़की के घर वालों को ये बता दिया कि ये दोनों जो हैं ये यहाँ पर इस फ्लैट में रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नौजवान जिस जोड़े को इस फ्लैट में कत्ल किया गया था, अब हम आपको उस फ्लैट को दिखाते हैं कि ये फ्लैट जो है ये कब लिया था उन्होंने और कब से यहाँ पर रह रहे थे। ये इसका मेन दरवाज़ा था जिसको वो हमेशा वो बंद करके ही सोते थे, लेकिन जब उनका एक जो कज़न था तनवीर, उसने टेलीफोन पर मकतूल इजहार के साथ गुफ्तगू की, उसको ये कहा कि तुम लोगों को मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की सुलह हो जाए, तुम रजामंदी के साथ यहाँ से वापस जीबी चले जाओ। और उसने बहला फुसला कर वरला कर वो यहाँ पर पहुँचा था। उसने आकर यहाँ पर उनको नशावर शरबत पिलाया जिससे वो बेहोश हो गए। ये वो उस फ्लैट का गालबन ये छोटा सा सीन है, बहुत जिसे कहते हैं यहाँ पर लेबर एक रहती, साथ एक फैक्ट्री है। ये उस फ्लैट का कमरा था जहाँ पर दोनों 1.5 माह से रह रहे थे और यहाँ इस फ्लैट के कमरे में लेबर ही रहती थी। लेबर को उन्होंने उसके क्योंकि उसके एक मामू ने यहाँ पे लेकर दिया था उनको और लेबर साथ फैक्ट्री में शिफ्ट हो गई और वो दोनों यहीं पे रहते थे। ये देखिए यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, तो यहीं से पुलिस ने वो तेज़धार आले भी बरामद किए। उस लड़की की ये 2-3 ये जूतियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, उस लड़के के भी यहाँ पे शूज़ मौजूद हैं जिनको कत्ल किया गया था। यहाँ पे कोई ऐसा ख़ास सामान नहीं है कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सामान था कि जिसके साथ वो यहाँ पे रह रहे थे। और हुआ यूँ था कि जब जो तनवीर था उसने ही इनको यहाँ पर वो नशावर जो थी शरबत पिलाई, क्योंकि वो तो फोरेंसिक के लिए वो एविडेंस के लिए वो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया PFSA ने। लेकिन उसने क्या कहा था, उसने उनको ये कहा था कि वो इस दरवाजे को, इस कमरे का जो दरवाज़ा है इसकी वो कुंडी ना लगाएं और ना ही मेन दरवाजे की कुंडी लगाएं, क्योंकि लड़की जो थी वो नशावर शरबत पीने का वो बेहोश हो गई थी और जो इजहार था उस पर अभी नींद बेहोशी थी। उसने नींद बेहोशी की वजह से उसने फिर ना ये दरवाज़ा बंद किया और ना ही मेन दरवाज़ा बंद किया, जिसके बायस उसके जो मुल्ज़मान थे उनको कत्ल करने के लिए आने वाले मुल्ज़मान वो बासानी वो इस फ्लैट में दाखिल हो गए और दरवाज़ा खोल कर अंदर जाकर उन दोनों को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। कोट लखपत में जिस फ्लैट में प्रेमी जोड़े को कत्ल किया गया था, हम इस वक्त इस फ्लैट के बाहर मौजूद हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। पुलिस ने यहाँ से क्या शवाहिद महफूज किए और प्रेमी जोड़े को ये जगह किसने लेकर दी थी, इस बारे में हम SHO कोट लखपत इमरान उनसे पूछते हैं कि वो जब यहाँ पे पहुँचे थे कि उन्होंने यहाँ से क्या शवाहिद इकट्ठे किए और इस वक्त उन्होंने यहाँ पे क्या देखा था। इमरान साहब ये बताएं कि आपको इतला कैसे मिली थी कि यहाँ पर इस तरह ये डबल मर्डर हुआ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इतला मिली थी बज़रिया फ़ोन
कि चंद्राय रोड पे क्वार्टर के अंदर एक प्रेमी जोड़ा है जिसको बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया और दोनों की डेड बॉडी अंदर मौजूद है। इतला पाकर हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे तो देखा ये कमरे के अंदर तो यंग लड़के और लड़की थी जिनकी गले कटी हुई लाशें इधर पड़ी हुई थी। फौरी तौर पर हमने जो फोरेंसिक की टीमें हैं और जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको हमने इधर मौके पे कॉल किया। सीनियर अफसरान से लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन के अफसरान सारे मौके पर हाज़िर आए और सब ने जाए वकूफ़ का मुलाहिज़ा मौका किया। और यहाँ पर जितने भी लोग साथ फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम थे और ज़िला चला से तलक रहते थे, हमने सबको सबसे इंटेरोगेशन की। जब हमने जाए वकूफ़ का मुलाहिज़ा किया तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा हद तक मशकूक थी, क्योंकि दो लड़का और लड़की की, जवान लड़का लड़की की डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन बज़ाहिर आपने ख़ुद भी देखा है मुलाहिज़ा मौका भी वैसे का वैसे ही महफूज है कि किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस के इम्कानात इधर नज़र नहीं आ रहे। यानी कि मजामत नहीं की गई थी, उनको सौते में कत्ल किया गया? जी बिल्कुल, हमारा ये आइडिया था और ये आइडिया हमारा बिल्कुल रात तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। यहाँ पे कुछ खाने के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, हमें ये शक था कि शायद खाने में कुछ नशावर चीज़ मिला के खिलाई गई है। तो हमने जितने भी इधर चला से तलक रखने वाले लड़के इधर काम करते हैं सबको शामिल तफ्तीश किया और तमाम शवाहिद की रोशनी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे हमने जो मरकज़ी मुलज़म था तनवीर, उसको हमने ज़ेर हिरासत लिया, जो ज़्यादा देर तक अपने हक़ाइक़ ना छुपा सका और तमाम उसने इतराफ़ी जुर्म कर। अच्छा ये बताएं कि ये जगह जो थी ये दोनों को लेकर किसने दी थी? ये लड़के के जो मामू थे सजाद, ये उस साथ उनकी फैक्ट्री है जहाँ पे वो काम करते हैं, तो ये उस फैक्ट्री का लेबर के लिए क्वार्टर मुख्तसर रखा हुआ था। जब वो लड़का और लड़की तकरीबन 1.5 महीना पहले इधर जब लाहौर इनके पास आ गए तो लेबर इधर से शिफ्ट होगी साथ फैक्ट्री में और वो जो जोड़ा है उन्होंने इधर रिहाइश इख्तियार कर ली। तो यानी इनका खाने पीने का जो बंदोबस्त था वो सजा साहब ही करते थे उनके? जी, वो उनके जो मामू थे और वही उनके सारी देखभाल वगैरह करते थे। तो ये लीक आउट किस तरह हो गया कि यहाँ पर ही ये मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि चला से 3-4 लोग उठते हैं और इधर लाहौर में आते हैं और एग्जैक्ट उस क्वार्टर में आके कत्ल की वारदात सर अंजाम देते हैं और चुप करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं, जबकि साथ इनके मामू और दीगर तमाम जो गांव के लोग हैं उधर रिहाइश पज़ीर है और उनको कानो कान खबर नहीं होती। तो जब तफ्तीश ने अपना रुख लिया और हमने मुलज़मान को जब इंटरोगेशन की तो जो तनवीर नामी मरकज़ी मुलज़म था, ये जो सजाद है इनके रिश्तेदार, ये पीछे बरादरी इन दोनों की सेम ही है, सबकी बरादरी, सब आपस में रिश्तेदार है। तो तनवीर ने 1 लाख रुपए के इवज़ ये तमाम इंफॉर्मेशन लीक आउट की। उनको इधर लास्ट में मानसेरा में इन्होंने प्लान बनाया कि हम बताता हूँ मैं आप। लड़की के घर वालों ने 1 लाख रुपए दिया तनवीर को? जी तनवीर। वो लाख रुपए भी रिकवर हो गया? नहीं, वो लाख रुपए की अभी बात हुई थी, अभी उसको पेमेंट नहीं हुई थी। पेमेंट उसमें से 5,000 रुपये की हुई थी जो उसको किराया दिया गया था मानसेरा से लाहौर आने के लिए। तो ये सारी मुखबरी उसने की थी? ये सारी मुखबरी उसने की थी। और वारदात की रात तनवीर ने इस जोड़े के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कहा कि आज मैं आपको शरबत पिलाता हूँ, और शरबत में वो उससे पहले 1 दिन पहले जाकर नशावर गोलियाँ लेके आ चुका था। वो उसने शरबत में नशावर गोलियाँ मिक्स की और उनको पिला दी और पिला के उनके साथ गपशप लगाने लग गया। जो लड़की है वो बताता है कि लड़की फौरी तौर पे मदहोशी तारी हो गई, वो सो गई, जबकि लड़का गनूदगी में था। तो उसको कह के गया कि मैं दरवाज़ा बंद ना करना, मैं सिर्फ 10 मिनट में वापस आता हूँ। तो इसलिए ये वाला दरवाज़ा भी वो लॉक नहीं कर सके, ये वाला दरवाज़ा भी वो लॉक नहीं कर सके, मेन जो एंट्रेंस थी। इतने में जो वो वापस आया तकरीबन आधे घंटे बाद, तो वो लड़का और लड़की दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। अच्छा, ये जो मुलजमान थे जिन्होंने आके यहाँ पे इनको कत्ल किया, ये कितने दिन पहले चला से आ गए थे? क्योंकि जिस तरह उसने प्लान किया है कि वो शरबत में उसने नशावर गोलियाँ मिलाई, तो इसका मतलब है कम से कम वो 48 घंटे पहले लाहौर पहुँच चुके थे। क्योंकि जिस तरह उसने प्लान किया था कि वो इनको नशावर शरबत पिलाएगा और फिर वो बेहोश हो जाएंगे, तो फिर हमने फौरी आ जाना। ज़ाहिर है फौरी तो नहीं निकले होंगे वो चला से, वो कम से कम 48 घंटे पहले निकले हैं। जी तकरीबन ये 24 से 36 घंटे पहले लाहौर आ चुके थे। लाहौर आ गई तो तमाम तैयारी मुकम्मल अपनी कर चुके थे। जो तनवीर है वो नशावर। और आला कत्ल उन्होंने कहाँ से लिया था? आला कत्ल भी इन्होंने जेल रोड से इन्होंने एक छुरी वाली दुकान से। किसने लिए थे? तीन छुरे यहाँ से मौके से बरामद हुए और वो इन्होंने उनको लेके दिए थे। चलास पे जो लोग आए थे उनको तनवीर ने ही लेके दिए थे। अच्छा, उसकी जो मकतूल इजहार था उसकी लाश बरहना थी? जी बरहना थी उसकी लाश? बरहना लाश थी, नीम भरना थी और प्राइवेट पार्ट भी अलहदा थे और गले कटे हुए थे दोनों के।
नाज़रीन, मोहब्बत करने वाले इस बदनसीब जोड़े को पसंद की शादी के लिए लाहौर क्यों आना पड़ा और क्या लड़के के घर वाले इस मामले पर राजी थे या नहीं? मुतासर लड़के के घर वालों का इस सारे मामले पर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। कोट लखपत में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले नौजवान जोड़े के रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने शादी से पहले या अपनी मोहब्बत के बारे में कभी इनसे कोई जिक्र किया हो या इनसे बात की हो। ये उसके रिश्तेदार हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकार है। वकार, आप क्या लगते थे इजहार के और जो खातून थी गोश बीबी? ये दोनों मेरे कज़न थे, दोनों तरफ से हमारी रिश्तेदारी थी, बरादरी हमारी एक है। तो ये वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान छिलास जामर में इनकी रिहाइश है। तो वहाँ से ये आज से कबल तकरीबन 8 माह ये वहाँ से फ़रार हुए थे दोनों। उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों में रह रहे थे। बहरहाल आखिरकार 1.5 माह तकरीबन हो गए यहाँ पे ये आए हुए हैं लाहौर में। तो उसके बाद जो है उनके घर वाले जो हैं वो आए, वो उनके भाई थे और कज़न था, वो आकर हमारे एक बच्चे को वरगलाया गया। वरगला के, जिसका नाम है तनवीर, उसको वरगला के उसको मनाया है। तो उसने लोकेशन वगैरह देने के बाद जो है इनको कत्ल कर दिया गया गैरत के नाम पे। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों ने क्या कभी पहले किसी से इजहार किया था अपने घर वालों से? क्योंकि आप बता रहे कि दोनों ही आपके कज़न थे। कोई रिश्तेदारों में कोई चचा, कोई खाला, कोई फुप्पो किसी को बताया हो कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं और किसी ने आमादगी जाहिर की थी? नहीं सर, इन्होंने तो कोई ऐसी किसी को जाहिर नहीं किया, ना किसी को बताया हुआ था। अपने घर में भी नहीं बताया हुआ था और लड़की की तरफ से भी किसी के इल्म में नहीं था। तो ये आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, ये इकट्ठे बस रह रहे थे वहाँ पे। तो निकले नादानी में दोनों जो है नहीं समझे। अच्छा, उसके बहनोई हैं इजहार के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इजहार, आप ये बताएं कि ये कब से ये सिलसिला चल रहा था? क्योंकि उसने कभी आपसे कोई जिक्र किया हो या अपनी बहन से कभी जिक्र किया हो? नहीं, ये जिक्र उसने नहीं किया। ये बड़ी ईद का वाक़या है, बड़ी ईद पे हुआ था। तो हमें भागे थे घर से? हाँ जी, वो नहीं, लड़का अपने घर पे ही था, लड़की को कहीं और रख लिया था उसने। तो 10-15 दिन के बाद ये पता चला था कि इसने लड़की को भगाया है। तो उसके बाद फिर जिरगे वगैरह बैठे हैं, रिजनामे की कोशिश की है, सलाह वगैरह बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो उसके बाद ये दोनों फिर घर छोड़ के चले गए। नहीं, जिरगे की नौबत क्यों पेश आई थी? क्या उसके घर वाले मान नहीं रहे थे लड़की के घर वाले? हाँ जी, लड़की किसी और की मांग थी पहले, तो वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो पहले उन्होंने लड़की को कहने लगे कि लड़की हमारे हवाले कर दो। तो जिरगे वालों के हवाले जब लड़की की, तो जब लड़की के घर वालों को लड़की के पास लेके गए तो लड़की ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। तो जिरगे ने कहा कि आपकी खुद लड़की आपके साथ जाने से मना करती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई और शराइत रखी थी कि 2-3 रिश्ते में लड़कियां दे दो, कुछ 10-15 लाख रुपए की मांग भी हुई थी। तो बाद में ये लड़की के घर वालों ने ये शराइत रखी थी? हाँ, ये जिरगे ने रखी थी। जिरगे ने ये शराइत लेके आए लड़के वालों के पास। तो जब ये शराइत पे वो मान गए कि ठीक है, हम 3 लड़कियां और 10 लाख तक रुपए का बंदोबस्त करते हैं, रिजनामा कर दो। तो बाद में इसमें भी जिरगा फेल हो गया, उन्होंने इस बात पे भी इनकार कर दिया कि नहीं करेंगे हम। तो उसके बाद ये फिर घर से निकल गए थे दोनों। उसने कभी आपकी जो बीवी हैं, जो उसकी बहन थी, उससे कभी जिक्र किया हो? नहीं, पहले नहीं कभी जिक्र हुआ। जब ये बाद में जब ये निकले हैं तो उसके बाद जिक्र हुआ, उससे पहले। तो जिसने ये मुखबरी की, तनवीर क्या लगता था इनका? तनवीर भी मेरा भतीजा ही है। वो उसने मुखबरी की, वो भी लाहौर में था? हाँ जी, वो भी इधर ही था। उसने मुखबरी करके इनके घर वालों को बताया, लड़की के घर वालों को? हाँ जी, ऐसे बस एक लड़के के साथ रब्ता था, कज़न है, वो भी उसके साथ रब्ता था, उसको इसने एड्रेस दिया था कि यहाँ पे हैं ये। तो अब डेड बॉडीज़ आप जो हैं आपने ले ली हैं? हाँ जी, ले ली हैं। उधर जीबी भेज दी हैं? जीबी भेज दी हैं, डेड बॉडी वगैरह। तो इस मुकदमे को अब कौन पीछे से देखा? क्योंकि सब रिश्तेदार तो वहाँ के रहने वाले हैं। क्या आप इसको फॉलो करेंगे, इसकी केस की जो है? क्योंकि 302 का केस है, इसमें 3 मुल्ज़मान जो हैं वो भी नहीं पकड़े गए, 4 मुल्ज़मान थे। तो उनके लिए अब आप क्या कर रहे हैं? अब कानूनी कार्रवाई चल रही है। हम दिन रात आ रहे हैं इधर, थाने में आते हैं, वो जो भी तफ्तीश पूछते हैं, तफ्तीश करते हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई हम आपको करके देंगे। तो मेरा भाई है बड़ा, वो भी इनके साथ है, और उनके घर वालों को भी हमने बुलाया था लड़के के, वो भी 2-3 दिन इधर ही थे, थाने आते जाते थे। वो सारी कार्रवाई करके उनको फाइलें वगैरह हवाले किए, लेके चले गए यहाँ से। पुलिस के हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं और तफ्तीश किस मरहले पर है और पुलिस गिरफ्तार मुलजिम तक कैसे पहुंची, ये सब जानते हैं। अहमद फराज मौजूद हैं एसएसपी मॉडल टाउन के साथ। जी फराज।
लाहौर के इलाके कोट लखपत में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रेमी जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ, उन्होंने तफ्तीश में क्या कहा, और इस बारे में हम आए हैं एसपी मॉडल टाउन है इखलाक तारड़, उनके पास उनसे पूछते हैं कि इस वारदात में जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए उन्होंने तफ्तीश में क्या कहा है और ये वाक़या कैसे पेश आया था। जी इखलाक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताएं कि ये वाक़या क्या था, इनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, क्या इन्होंने ये कब वहाँ से निकले थे और कैसे ही लाहौर पहुँच गए और फिर मुल्ज़मान भी इन तक पहुँच गए, उनको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर रह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अहमद फ़राज साहब फॉर योर टाइम। अच्छा, इसकी मैं वाक़ई की ना थोड़ी तफसीर आपको अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये 6 तारीख का वाक़या है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं चंद्राय रोड पर। एक छोटा सा एक कह लें हट कह लें या एक छोटा सा मकान है उसके अंदर। तो हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके बाद फिर तमाम की तमाम इसकी खोज में लग जाते हैं कि जी ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आई, ये बंदे कहाँ पर मुकीम थे और जिस जगह पर रहने वाले थे ना उन बंदों को हम राउंड अप करते हैं। उस दौरान जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये एक डबल मर्डर था जो गैरत के नाम पर किया गया था। ये जो प्रेमी जोड़ा है ये चलास दी अमीर का रहने वाला था। ये को 8 माह कबल वहाँ से भागे हुए थे। ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पनाह ले रहे थे क्योंकि इनकी फ़ैमिली जो ख़ास तौर पर लड़की की फ़ैमिली थी वो इसके पीछे थी। लड़के के जो माँ बाप थे वो जरगा के ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि मिटिगेट करवाएं, इस चीज़ को मिटिगेट कर सकें, लेकिन चूँकि वो गैरत का एक इशू था और वो भागे हुए थे और पकड़ाई नहीं दे रहे थे। पहले ये गए मुजफ्फराबाद कश्मीर में, वहाँ पर कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होगी कि इनके वेयर अबाउट्स का पता चल गया, तो वहाँ से ही मूव करके फिर आगे पिंडी में किसी जगह पर आ गए हैं। पिंडी में जब आए हैं तो वहाँ पर भी इनको बाद में पता चल गया इनके रिश्तेदारों के ज़रिए कि वो पहुँचने वाले हैं। वहाँ से भी निकल कर फिर लाहौर में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो लड़का था, इजहार नाम है उसका बहनोई यहाँ पर रहता था, एक फैक्ट्री में काम करता था। तो उसने इनिशियली लियाकताबाद में एक जगह है वहाँ पर इनको पनाह लेकर दी हुई। फिर कोई 1 माह कबल उसने यहाँ पर चंद्राय रोड पर जो अपना एक फ़्लैट था ना वहाँ पर इनको शिफ्ट किया। तो मीनवाइल ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। लड़के वालों का एक और रिश्तेदार होता है जो तनवीर, जो उसमें मेन कल्प्रिट भी है, वो उसकी बहनोई के साथ फैक्ट्री में काम करता था, एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री में ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। तो वो जो तनवीर लड़का है वो लड़की के भाइयों और कज़न्स के साथ इन टच होता है। तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचाता है ऐसी कि यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आप आएँ, हम इकट्ठे मिलकर इनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो दोनों लड़के थे, जो जोड़ा था, ये जब कोट लखपत पहुँचे हैं तो कोट लखपत में इन्होंने कैसे ले लिया घर तो यहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर है कि किसी की वाक़फियत के बगैर घर नहीं मिलता, किसी की किसी के ज़मानत पर घर दिया जाता है। तो ये जाखिराबाद में भी इनको घर मिल गया, फिर इनको कोट लखपत में भी इनको घर मिल गया, और फिर बदकिस्मती ये कि मुल्ज़मान को पता भी चल गया कि यहाँ पर रह रहे हैं। असल में यहाँ पर वो आए अपने जो बहनोई है ना उसके घर पर, तो घर तो ऑलरेडी रेंट पर था और उसी बहनोई के नाम पर था, तो इसमें उनको नया घर लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं आई। तो उसके बहनोई ने ये बाकी अपने मालिक को भी ये बताया होगा प्रॉब्लम कि ये चूँकि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मेहमान हैं, तो ये फैमिली है इकट्ठी है तो मेरे साथ रह रही है, तो उनको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अच्छा, तो ये जो मुल्ज़म थे, कितने मुल्ज़म थे और ये किस टाइम पे उन्होंने ये इनको दोनों को कत्ल किया था? रात का टाइम था, दिन का टाइम था, और क्या आले कत्ल क्या यूज़ हुआ है इसमें? अच्छा, मैं ना तमाम आपको मॉडस ऑपरेंडी इनका शेयर करता हूँ। तनवीर ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है उनके साथ, उनके भाइयों के साथ। तनवीर ने इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाई कि जी वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसने रात को इकट्ठे मिलकर बैठकर इन दोनों प्रेमी जोड़े के साथ बैठकर रात का खाना खाया। खाने के बाद उसने फिर बाद में एक मशरूब तैयार किया। उसने कहा जी मुझे सर्दी वो ज़्यादा गर्मी अंदर फील होनी शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने गोश्त वगैरह खाया था। तो उसने कहा कि मैं कोई आपके लिए स्कंजबीन बना कर लाता हूँ। तो स्कंजबीन बनाते हुए जाकर उसने सीडेटिव पिल्स उसके अंदर उंडेल दी। वो गोलियां उन्होंने खाई तो उस दौरान बेहोशी उनके ऊपर तारी होगी, लड़की और लड़के के ऊपर। लड़का थोड़ी सी होश में था, लेकिन उसने ये कहा कि आपने चुटकी बंद नहीं करनी, ऐसी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो मीनवाइल उसने इन्फॉर्मेशन दे दी लड़की के बहनोई, लड़की के जो भाई हैं उनको भी और उनके चचादाद को भी कि ये अभी सो चुके हैं, सीडेटिव पिल्स मैंने दे दिए हैं, आप आएँ। तो छुरियाँ लेकर आए, छुरियों के जरिए उन्होंने वार किया, उन दोनों के गले काटे और उनकी जो लड़का है उसके जेनिटल्स को भी रिमूव किया। तो इसमें तनवीर को आपने गिरफ़्तार किया? तनवीर को गिरफ़्तार किया है। तनवीर जो तमाम की तमाम ये सारी की सारी जो एग्जीक्यूशन हो रही थी उसके अंदर प्रिंसिपली ही वाज इन्वॉल्व। तो क्या उसको 109 में चलान करेंगे या 302 में?
ये अभी उसकी जो, चूँकि हम सारी की सारी मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं, तो जो ही उसका पूरा रोल डिटर्मिन होगा जिसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें बाकी एक्यूज़ भी जब अरेस्ट होंगे तो वो भी मज़ीद क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। क्योंकि आला कत्ल वहीं छोड़ गए थे, फिर ये आला कत्ल वहाँ पर छोड़ गए थे, वो हमने रिकवर भी कर लिया। बाकी मुलजमान चूँकि ये रात 12:34 पे ये एंटर हुए हैं और 1:05 पे ये एग्ज़िट किए हैं, जो हमने CCTV फुटेज लिए हैं। उसके बाद ये सीधा डायरेक्ट निकल गए हैं अपने दिया चलास की तरफ भी। तो हमें चूँकि SH-15 की कोई कॉल भी नहीं थी, ये तो सुबह ही 10-11 बजे के करीब हमें पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन ये मिली है। तो मीनवाइल तो वो फरार हो चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा जो मेन प्रिंसिपल कल्प्रिट था तनवीर, उसको तो अरेस्ट कर लिया। कितनी टीमें इस वक्त जो हैं वो इनकी गिरफ्तारी के लिए गई हुई हैं, GB में, चलास में या दीर में? यहाँ पर 2 टीमें हमारी काम कर रही थी। एक टीम हमारी जो इधर यहाँ पर सेफ सिटी कैमरे और बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर रही थी, जिसकी मदद से हमने पहला इनिशियल बंदा गिरफ्तार कर लिया। फिर सेकंड ये है कि चूँकि GB का एरिया जो है ना, वहाँ पर हमें कुछ थोड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस भी पहले करनी होती है, प्रायर होम से परमिशन लेनी होती है, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो अभी इनकी अरेस्ट के लिए हम। अच्छा, अमूमन ये होता है कि ये जो होता है ऑनर किलिंग जो होती है, इसमें जब किसी को मुद्दई बनाया जाता है, कंप्लेंट बनाया जाता है, तो वो पर्चा वापस ले लेता है। तो क्योंकि इसमें लड़की के घर वालों ने क्योंकि ये जुर्म किया है, तो इसमें आपने फिर कंप्लेनेंट क्या मकतूल जो था लड़का, उसके घर वालों को बनाया है? क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं कि कल को कोई ये जो पर्चा था ये इसको खारिज कर दिया जाए या वो पर्चा वापस ले लें? कोई ऐसी कोई चीज़ है इसमें? नहीं, उसमें जो एक तो ऑनर किलिंग वाली सेक्शन आज़ाद की जाएंगी जो उस ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल बना देंगे कि अगर इफ़ दे मेक एन अटैम्प्ट कि इस चीज़ को हम आपस में बैठकर किसी जगह के ज़रिए इसको ख़त्म करना चाहें तो क्रिमिनल केस वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। सेकंड ये है कि चूँकि प्रिंसिपल जो एयर्स हैं उसके, वो तो उनके पेरेंट्स ही हैं, तो जो कंप्लेंट बना है वो लड़के का वालिद ही बना हुआ है। नाज़रीन, गैरत के नाम पर कत्ल जैसा घिनौना अमल हमारे माशरती रवैये का एक अफसोसनाक पहलू है, जो अब सिर्फ दूर अफ्तादा इलाकों में बसने वाले कम तालीम याफ्ता अफराद की हद तक ही महदूद नहीं, बल्कि शहरों में भी ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना मामूल बनता जा रहा है। इन जराइम के खिलाफ कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद यकीनन एक चैलेंज बन चुका है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद पेशावर में 70 साला दुश्मनी के भयानक अंजाम की कहानी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, 70 साला दुश्मनी की एक ऐसी कहानी जिसने 3 अफराद की जान ले ली, लेकिन इस जुल्म का शिकार बने 2 राहगीर जिनका इस सारे वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे दानियाल अजीज़, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, और बताएंगे कि सरेआम 5 अफराद के कत्ल के वक्त वहाँ क्या मंजर था और एनी शाहिदीन ने क्या देखा। तो इस वक्त मैं पेशावर के उस इलाके में मौजूद हूँ, एकेडमी टाउन जिसको कहा जाता है, जिसमें हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 2 फरीक़ैन की दुश्मनी में 2 राहगीर जो है वो भी मारे गए। ये वो जगह है जहाँ ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आ रही थी, एक सिल्वर कलर की, एक वाइट कलर की। जो सिल्वर कलर की गाड़ी थी उसने वाइट कलर की गाड़ी पर फायरिंग की और गाड़ी में 3 बंदे जो है वो मर गए, जिसमें एक ज़ख्मी हुआ। और एग्जैक्टली ये वो लोकेशन है। ये एक रेडी लगी थी समोसों वाला, जो समोसे फ़रोख्त करता था, और वो राहगीर था, उसका इस दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, और वो भी इधर उसको गोली लगकर जो है वो जो है अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। और दूसरी जानिब अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर रक्शे जो है वो खड़े होते हैं, मुख्तलिफ राहगीर जो है यहाँ पर आते हैं। तो एक दूसरा राहगीर जो है वो भी इस हादसे में मारा गया है। और जो राहगीर थे वो सुबह निकले थे इस उम्मीद पर, इस सोच पर कि आज हम कुछ मजदूरी करेंगे, कुछ पैसे जो है अपने घर लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो अपने घर न जा सके क्योंकि 2 फरीक़ैन के आपस की दुश्मनी थी। एक जायदाद के तनाज़े पर एक दूसरे पर जो है फायरिंग कर रहे थे और उसमें 2 राहगीर जो है वो भी चले गए। तो ये वो इलाका है, इसको एकेडमी टाउन कहा जाता है। जो सिल्वर कलर की गाड़ी थी जिससे फायरिंग की गई, तो मेरा कैमरामैन सिद्दीक बंगश अगर आपको दिखा सके तो वो इसी रास्ते से आई और वो बिल्कुल सीधा जो है इस सड़क से आगे चली गई। तो जो मुतासरा गाड़ी थी तो वो बाईं जानिब जो है वो अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि उनका यहाँ पर घर था और वो जो है अंदर गाड़ी अंदर चली गई और उसमें एक बंदा ज़ख्मी हुआ और 3 बंदे जो है वो जाबहक हुए। तो आपको मिलवाएंगे उनसे भी जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिनके घर अमवात हुए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।
ख़ानदानी दुश्मनियाँ जहर की तरह नस्लों में सिराहत कर जाती हैं और आने वाली नस्लें इन तनाज़ात का बोझ उठाती हैं और नस्ल दर नस्ल बदएतमादी और बदले की आग को ज़िंदा रखती है, जिसका अंजाम अक्सर तबाही और बर्बादी होता है। दानियाल अजीज़ इस वक्त मौजूद हैं हलाक होने वाले एक शख्स के भाई के साथ। जी दानियाल, बताइए। जिस वक्त मैं उस सोगवार ख़ानदान के हुजरे में मौजूद हूँ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, इनसे बात करेंगे। गाड़ी में जो जाबाहक हुआ है उसका छोटा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्बास खान वाहिद है। अब्बास खान, ये जो वाक़या पेश आया ये कैसे पेश आया? गाड़ी में आपका भाई कहाँ पर गया था और गाड़ी में 3 बंदे जो है वो जाबाहक हुए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है। गाड़ी में कौन कौन थे? क्या सारे आपके ख़ानदान के थे कि नहीं? इस पर ज़रा बात करें। ये मेरा भाई गया था एक दुआ पर, तो उस दुआ से आ रहा था, ये दुआ बाड़ा गेट में हो रहा था, तो उस दुआ से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो जब आ रहा था उसके साथ एक हमारे पुप्पो का बेटा था और 2 मेहमान थे साथ में। एक मेहमान चतराल से आया था, नसीर नाम था। एक हमारे पुप्पो का बेटा था, इसरार नाम था। एक मेरा भाई जुल्करनैन। और गाड़ी में एक हमारा दोस्त था जवाद, उसको भी गोली लगी थी। एक हमारा ड्राइवर था, वो बच गया है। तो मेरा भाई आ रहा था, जिस तरह ये नेर से अपने घर की तरफ आ रहा था, तो इधर कोई लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। जब ये जिस तरह इनने मोड़ काटा है तो गाड़ी से लोग उतर के इनके ऊपर फायरिंग करके चले गए थे। तो ये हमारे जिनने फायरिंग की ये हमारे सगे मामू भी है और मेरे अब्बू के चाचू के बेटे भी हैं। तो ये दुश्मनी कितनी पुरानी है? कितने अरसे से आपके और उनके दरमियान दुश्मनी जारी है? ये आज से 2 साल पहले मेरे अब्बू और मेरे चाचू ने इनके साथ कारोबार स्टार्ट किया था, जिसमें से ये हमारे इनके ऊपर 6 करोड़ रुपए थे। तो 13 तारीख़ को हमारा और इनके पैसे का टाइम था, तो इनके पास मतलब पैसे नहीं थे, तो 8 तारीख़ को इनने मेरे अब्बू और मेरे चाचू को भी मार दिया था। अच्छा, ये पहले आपके अब्बू और चाचू को भी मार चुके हैं? जी जी। फिर हमने जब हमारे अब्बू चाचू को मार दिया तो हमने बोला हमने आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी। हमने उनको बोला कि आप आ जाओ, हम आपके साथ राज़ीनामा करते, हम ये 6 करोड़ रुपए भी आपके छोड़ रहे। लेकिन इनने फिर भी राज़ीनामा नहीं किया हमारे साथ। फिर हमारे घर के ऊपर है, यहाँ पे हमारे पप्पो के शोर को भी मार दिया है, उनके अब्बू को भी मार दिया। फिर हमारे पप्पो के बेटे थे वही हुसैन, उनको चतराल से पकड़ के ले आए थे, उधर इनकी आंखें उतार दी थी। अच्छा, ये बताए कि पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 1995 से ये दुश्मनी जारी है और पहले जायदाद का तनाज़ा था, और आप बता रहे हैं कि ये 2 साल पहले जो है ये मामला हुआ है। तो 1995 से जो तनाज़ा या दुश्मनी आ रही थी वो क्या था? वो जायदाद पर वो दुश्मनी थी? वो इधर हमारे टाउन में जायदाद थी, उस पर दुश्मनी थी। लेकिन वो 2018 में हमारा राज़ीनामा हो गया, तो उनमें हमारे दादा फौत हो गए थे। तो फिर जब 2018 में हमारा उनके साथ कुरान हुआ है, तो फिर ये अभी 2022 में उन्होंने हमारे अब्बू को भी मार दिया है, कसम के ऊपर मारा है। अच्छा, ये जो आपके बड़े भाई फौत हुए हैं तो क्या वो शादीशुदा थे, उसके बच्चे थे कि नहीं? इसके हवाले से ज़रा बताएं। वो मुझसे 1 साल बड़े थे, वो मुझसे 2 महीने छोटे थे, बड़े नहीं थे मुझसे। लेकिन अच्छा, छोटा भाई था? छोटा भाई था। और हम दोनों आर्मी बरनहाल में पढ़ते थे। जब हमारे अब्बू को इनने मार दिया तो हमारे पास फ़ीस नहीं था, फिर हम उधर से आ गए थे। तो इसने कोई शादी नहीं की थी, 9 क्लास में इसने स्कूल छोड़ दिया था, और बस ये छोटे भाई थे। अच्छा, तो अब इस वक्त आपके घर में क्या पोजीशन है? यकीनन एक इंतहाई गम का माहौल है, और सबसे अफसोसनाक वाक़या ये है कि 2 तो उसमें राहगीर जो है वो मारे गए। फिर गाड़ी में 2 मेहमान बैठे थे, वो भी जिनकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो भी इस दुश्मनी में, इस तनाज़े में वो मारे गए हैं। तो अब क्या पोजीशन है? आप घर में क्या सूरत हाल? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तो यकीनन इंतहाई गम की सूरत हाल ही होगी। बस घर में वही सब रो रहे, पहले भी जुल्म हुए, अभी फिर जुल्म हुए। ये जो हमारे भाई के साथ रास्ते में भी और लोग शहीद हुए, तो बस सब घर में भी सब रो रहे। बाकी ये सारे छोटे बच्चे, ये आपके जो है इनमें मेरे भाई बहन हैं। अच्छा जी, सारे आपके। तो अब आप लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते? घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब घर से हम 2 साल बाद बाहर निकले तो हमारे भाई को इनने मार दिया है। अच्छा, तो जनाब ये आप देख रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया एकेडमी टाउन में,
और इसमें 2 राहगीर जो है वो भी मारे गए और बकौल इनके कि इनका छोटा भाई इस वाक़े में उनको मारा गया, लेकिन गाड़ी में जो 2 मेहमान थे वो भी उसमें जाबाहक हुए और साथ ही साथ एक बंदा उसमें ज़ख्मी भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक वो एक बंदे को उसमें गिरफ़्तार किया गया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, इदारों को चाहिए कि ख़ानदानी दुश्मनियों के हल के लिए मुफाहमती कमेटियाँ बनाएं और कानूनी निज़ाम को मजबूत करें ताकि बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सके। पुलिस का इस केस से मुतालिक क्या बताना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं DSP पिश्तखरा इशफाक खान के साथ मौजूद हूँ, जो पिश्तखरा की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 2 फ़रीक़ैन के दरमियान दुश्मनी थी, जिसमें 2 राहगीर ऐसे लोग जिनका इस दुश्मनी से कोई दूर से भी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो राहगीर थे और वो भी उसमें मारे गए। DSP साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया तो इसमें पेशरफ्त क्या हुई है, और आप अगर ख़ुद अपने मुंह से ये वाक़या ज़रा बयान करें कि ये किस तरह हुआ, कहाँ पर पेश आया, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी। ये 22 तारीख का वक़ूआ है, बहुत अफसोसनाक वक़ूआ था। दिन की 12:30 बजे ये लोग एक फरीक है वाहिद फरीक ये आ रहे थे फातह खानी के लिए, 12 गेट गए थे। वापसी पर इन लोगों ने अकेडमी टाउन के करीब फायर हुई है एक फरीक की तरफ से, जिसमें गाड़ी में 5 लोग सवार थे, 4 उसमें लगे हैं, 3 की डेथ हुई है, 1 ज़ख्मी है। बाकी राहगीर थे, 2 राहगीर लगे हैं, एक अफगानी था, रीरी वाला था, एक टेलर था, वो लगकर जंबाक हुए हैं। अच्छा, ये जो अफ़गानी था और ये जो टेलर था, ये वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे, मतलब वो निकले थे कि हम रोज़ी कमाएंगे, वापस घर जाएंगे अपने बच्चों के, लेकिन वो भी इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे। बिल्कुल इसी तरह है, वो गरीब बंदे थे, मजदूर कार थे, और असल में वेपन इस्तेमाल हुए, 2-3 वेपन उसमें इस्तेमाल हुई है, और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो इसमें फिर होती है कि कैजुअल्टीज़ पॉसिबिलिटी है, और बदनसीबी से इस टाइम इस दिन भी इस तरह हुआ, राहगीर उसमें लग गए। फायरिंग जो है वो किस वेपन से वो की गई, क्या वो पिस्टल था या कोई कलाशनकोफ उनके साथ था? क्योंकि गाड़ी में 3 बंदों को मारा गया, 1 ज़ख्मी हुआ, 2 राहगीर जो है वो उसमें चले गए, तो कौन सा असलहा उन्होंने इस्तेमाल किया? इसमें AK-47 इस्तेमाल हुआ है और पिस्टल 9 में वो इस्तेमाल हुई है। मौके से जो होल रिकवर हुई है वो तकरीबन 3 उसमें इस्तेमाल हुए वेपन। DSP साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है यकीनन, तो पेशरफ्त क्या है? अब तक मुल्ज़िमान मुजरिमान पकड़े गए और जो लोग जिन्होंने जान गंवाई है उनका अब क्या होगा? इंशाल्लाह इसमें एक जो नॉमिनेटेड मुल्ज़िम है वो पकड़ा गया है विद वेपन ऑफ ऑफेंस। जो पिस्टल थी वो भी उससे रिकवर हो गई है। बाकी 3 बंदे हैं, उस पर हम रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो जिसने फायरिंग की गाड़ी पर, ये कौन था और इनकी दुश्मनी कब से थी, क्यों फायरिंग कर रहा था? असल में 95 इन लोग का कत्ल मुकातले की दुश्मनी चली आ रही है, और कैजुअल्टीज़ इसमें पहले भी हुई है। इसका मेन जो था वो ज़मीन का प्रॉपर्टी का इशू है, वो चल रहा है आपस में। ये रिश्तेदार भी है, ये मामू बांजा भी है जो मरे हैं, यानी रिश्तेदार है आपस के करीब। नाज़रीन, आपस में सुलह, बर्दाश्त और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने से इस किस्म के वाक़यात को रूनुमा होने से रोका जा सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र होगा सक्खर से वायरल होने वाली एक वीडियो का। आप हमारे साथ रहिए। सक्खर में गुज़श्ता दिनों एक मियाँ का अपनी बीवी पर सरेआम तशद्दुद करने का वाक़या पेश आया। वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया गया और लोगों की जानिब से मुतालबा किया गया कि इस पर एक्शन लिया जाए। सक्खर से हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी इस वक्त मौजूद हैं उसी मकाम पर जहाँ खाकरूब शख्स ने अपनी ही बीवी को मारा पीटा और ज़दोकोब किया। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदी ने क्या देखा, वाक़े की तफसीलात जानते हैं।
जी बिल्कुल, चंद रोज कबल सखर की मसरूफ तरीन और मरकजी शाहराह मलेट्री रोड पे खाकरूब जोड़े मियाँ बीवी के दरमियान अलग सुबह सफाई करने के दौरान मामूली रकम के मामले पे झगड़ा हुआ, जिस पर शौहर ने स्टाल में आके अपनी बीवी पे बहिमाना तशद्दुद किया, सड़क पे गिरा के। मैं ठीक इस वक्त उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये झगड़ा हुआ था। शौहर ने पहले बीवी को थप्पड़े मारी, फिर सड़क पे गिराया और फिर लातों और मुक्कों की बरसात की। सड़क से गुजरते राहगीरों ने यानी शाहिदीन ने मोबाइल फोन से ये वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पे जिस भी आंख से ये वीडियो गुजरी, जिस इंसान ने ये वीडियो देखी, उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, एक उनसे जानते हैं कि ये मामला कैसे पेश आया था और शौहर ने इतनी बुरी तरह तशद्दुद क्यों किया। सर ये यहाँ पर सफाई का काम करते हैं, आगे कैंटीन है, एक कैंटीन पे बैठे हुए थे, ये झगड़ा कर रहे थे। तो बीवी ने पूछा कि आपने जो फला जगह में काम करती हूँ घर में, वहां से आपने 1000 रुपए क्यों लिए? तो उसने कहा मैंने ले लिए, खर्च कर दिए, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस बात पे इनकी काफी देर तक कलामी हुई, एक दूसरे को गाली गलौज भी की। फिर कैंटीन वाले ने वहां से उनको हटा दिया। फिर ये यहाँ आकर जो है वो आपस में लड़ने लगे और शोहर ने जो है वो अचानक उस पे लातों और घूसों की बारिश कर दी। पहले घूसे मारकर उसको पकड़ के गिराया नीचे, फिर लातें मारना शुरू कर दी। फिर लोग यहाँ पे जमा हो गए। तो बिल्कुल आप वो वीडियो अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जिस तरह तशद्दुद किया गया है बुरी तरह से। सखर की आवाम ने मुतालबा किया है कि ऐसे जालिम शौहर के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से हम खाकरूब कंपनी के हुक्काम से भी राब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या उनकी जानिब से कोई कानूनी एक्शन लिया गया है, और पुलिस हुक्काम से भी राब्ता करके जानने की कोशिश करेंगे कि आया उस शौहर को गिरफ्तार करके सजा दी गई है या अब तक इस हवाले से कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जिस्मानी और घरेलू तशद्दुद एक काबिल सज़ा जुर्म है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे मामलात में अगले ही रोज़ सुलह सफाई हो जाती है और कानून अमल में नहीं लाया जा सकता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मामले पर हमने खाकरूब कंपनी के अफसर से भी बात की है कि क्या कंपनी की जानिब से इस पर कोई एक्शन लिया गया है या नहीं, और साथ ही आपको इन दोनों मियाँ बीवी का भी मौक़िफ़ सुनाते हैं। आप देखिए। इस हवाले से हम खाकरूब कंपनी हुकाम से मौक़िफ़ लेने पहुंचे हैं, तो यहाँ पे इसी केस के हवाले से इंक्वायरी भी चल रही है। हम HR हेड शराज साहब से जानते हैं, ये बताएगा ये नोटिस कब लिया गया है और अब आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस हवाले से। देखें, कल सुबह में ये वाक़या हमारे इल्म में आया, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वीडियो पहुंची, हमने उसका लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड किया। हमने सबसे पहले तो मालूम किया है कि ये कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ है या हमारा अपना स्टाफ है। बेसिकली सखर में हमारा जितना भी सैनिटरी वर्कर का स्टाफ है वो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। तो हमने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता किया, हमने इनको तलब किया, हमने इनका मौक़िफ़ जाना। हमें पता चला कि इनका कोई घरेलू तनाज़ा था जिसकी वजह से बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ है। और एट द सेम टाइम हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है कि हमें ये स्टाफ रिप्लेस करके दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंपनी की इमेज इन जैसे लोगों की वजह से ख़राब हो। तो आप कंपनी ने दोनों को फारिग कर दिया है? जी बिल्कुल। अभी यही है कि हम डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को। हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को कह दिया कि हम इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आप काइंडली इनकी रिप्लेसमेंट हमें प्रोवाइड करें। दोनों जो मियाँ बीवी हैं जिनका झगड़ा हुआ था और ये वीडियो वायरल हुई थी, वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आपको काफी मारा गया था, मामला क्या था, किस हवाले से ये लड़ाई हुई थी? असल में हम लोगों का आपस में हिसाब किताब का मसला था मियाँ बीवी का। थोड़ा सा मैं गुस्से में इससे तेज हो चुकी थी और इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने मेरे पर हाथ उठाया। अब हम आपस में दोनों सेटिंग हो चुके हैं, आपस में हमारे घर का ही मसला था। आपने इन्हें माफ कर दिया है? अच्छा, ये पहले भी इस तरह का तशद्दुद करते रहे या फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है? कभी भी नहीं की। लेकिन जिस तरह अंदाजा हो रहा था, जिस तरह ये स्टाल में थे, तशद्दुद कर रहे थे, लगता तो ऐसे ही ये माजी में भी आप पे इस तरह तशद्दुद करते? ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हम गुस्से में थोड़ा इसने हाथ उठा लिया मेरे पर। आप क्या कहेंगे कि इतना गुस्सा आया कि रोड पे आपने इनको गिराया और तशद्दुद किया इन पे? बस अपनी गलती हो गई ना, गुस्से में आ गया था, इसने गाली दी बस। वजह क्या थी लड़ाई की? पैसों का हिसाब था। क्या हिसाब था? पूरी कहानी वो बताइए। ये तनख्वाह मेरे से पूछ रही थी, बोले कहाँ किया तूने? मैंने बोला 2000 रुपये मेरी जेब में पड़े, बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। तो अब आपने बीवी से अपनी माफी मांग ली है, माफी नामा हो गया है, सुलह हो गई है? हाँ, माफी मांगी हमने।
अभी साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अगरचे घरेलू तशद्दुद कानूनन एक जुर्म है, लेकिन क्या इस मामले पर सुलह हो जाने के बाद पुलिस कोई एक्शन ले सकती है या नहीं? यासिर फारूकी ने बात की है पुलिस हुक्काम से। आइए आपको दिखाते हैं कि पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, वैसे तो मियाँ बीवी के दरमियान सुलहनामा हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में सक्खर पुलिस का क्या किरदार रहा है, एसएसपी अमजद शेख से जानते हैं। बड़ी जो खतरनाक वीडियो वायरल हुई थी, जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा था, तो पुलिस की जानिब से बर वक्त क्या एक्शन लिया गया? इनिशियली ये बिल्कुल जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ उसके बाद हमने इसकी विक्टिम की तलाश की और इसको ट्रेस किया। उसमें उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये हमारे दरमियान राजीनामा हो गया है और हम मियाँ बीवी का अपना एक इशू था। पर चूंकि एक ये सेंसिटिव मैटर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से, जेंडर वायलेंस के हिसाब से हमारे आईजी साहब की जो ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स उसमें स्पेशली डेस्क बने हुए हैं, तो हमने उसको फिर भी कहा कि अगर कोई कार्रवाई करना चाहें तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मामले में सक्खर पुलिस बल्कि सिंध पुलिस बड़ी एक सेंसिटिव है कि अगर बच्चों के या औरतों के कोई तशद्दुद के मामला होते हैं तो उसको प्रायोरिटी पर रख के हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अभी ये है कि चूँकि उन्होंने अब मज़ीद कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, तो फिलहाल हमने इसको पेंडिंग रखा हुआ है। जी बिल्कुल, पुलिस पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन जो विक्टिम खातून थी उन्होंने ही ये बयान दिया था कि हमारा सुलहनामा हो चुका है, राजीनामा हो चुका है, जिसके बायस गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आ सकी थी। ताहम एसएसपी सक्खर का कहना है कि मुस्तकबिल में भी अगर खवातीन घरेलू तशद्दुद के हवाले से परेशान हैं या बच्चे, तो फौरी तौर पर सक्खर पुलिस से राब्ता किया जा सकता है। नाज़रीन, जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात हमारे माशरती रवैयों पर कई सवालात उठाते हैं, चाहे वो गैरत के नाम पर कत्ल हो, ख़ानदानी दुश्मनी का खूनी अंजाम या घरेलू तशद्दुद का संगीन मुज़ाहिरा। इंसानी जानों का ज़या और जुल्म के वाक़यात हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए एक चैलेंज बन चुका है। क्या हम एक ऐसा मुआशरा बना सकते हैं जहाँ मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसाफ को फ़रोग़ दिया जा सके? जराइम के खिलाफ आवाज़ उठाना और मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, मोहतात रहें और मज़लूमों का साथ दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।